ठीक है, मैं कर देखिए दोस्तों, संधि प्रकरण चल रहा था अपना, ठीक है। संधि में हमने स्वर संधि कर ली थी, व्यंजन संधि कर ली थी, और विसर्ग संधि भी शुरू कर दी थी हमने। विसर्ग संधि के अंदर क्या बताया था मैंने, एक तरफ विसर्ग होगा, दूसरी तरफ आपके पास स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ नियम देखे थे। एक नियम हमने देखा, क्या देखा नियम, फर्स्ट देखा हमने, अगर आपके पास इस तरफ अ विसर्ग आता है और उसके बाद में क्या आता है, घोष व्यंजन, गौर करना, घोष व्यंजन, घोष वर्ण की बात नहीं कर रहा, इसका मतलब स्वर नहीं आएंगे, स्वरों में से केवल एक आएगा आपका अ, जिसका कि भी आपको क्या कर देना है, लोप कर देना है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका किसमें परिवर्तन हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है, ठीक है। मन है धन हर क्या हो जाता है, मनोहर। आपको घोष व्यंजन के पता करना है, घोष व्यंजन का मतलब वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और है, ठीक है। घोष व्यंजन लेने हैं, क, ख, ग, घ वाले, स्वर नहीं लेने हैं इस वाले नियम के अंदर। तो क्या हो रहा है, ओ, स्वरों में से केवल एक ए आता है, तब ऐसी सिचुएशन में इसका तो ओ हो जाएगा, इस ए का आपको लोप कर देना है। ये हमने कल देख लिया था। जैसे अन्य धन अन्य, तो क्या हो रहा था, अन्योन्य, क धन अपि, को अपि, ये ए का लोप करके और हम कर रहे थे। फिर हमने नियम नंबर 2 देखा था, रूल 2 देखा था। उसमें क्या देखा था, ई या उ विसर्ग, है ना, ई या उ विसर्ग की यहां पर बात कर रहा था। उसके बाद में क्या आ रहा था, यहां पर घोष व्यंजन था, अब आ जाएंगे आपके घोष वर्ण, क्या आ जाएंगे भाई, घोष वर्ण। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या हो जाएगा, र, ये जो आपका विसर्ग है, ये विसर्ग किसमें चला जाएगा, आपका र हलंत में चला जाएगा। जैसे आशी ही धनवाद क्या बन रहा था आपका, आशीर्वाद, ठीक है। आयु धनवेद, आयुर्वेद, ठीक है। यहां तक ही हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद में मैंने इसके कुछ अपवाद की या एडिशनल चीजों की बात करी। तो सामान्यतः नियम आपका यही काम कर जाएगा, यहां पर भी आपके पास घोष वर्ण आएंगे, आदेश भी रहता होगा, लेकिन किसके साथ में, अंत या पुनः वाले। तब ऐसी सिचुएशन में अंत या पुनः के बाद में घोष वर्ण आता है, तो किसका आदेश हो रहा, आपका र का आदेश हो रहा था। ये भी हमने जान दिया था। इसी से मिलता जुलता एक और नियम है, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। देखो विसर्ग संधि मोस्टली शब्द शुद्धि में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो पुनः धन वास क्या हो जाएगा, पुनः धन वास, वास घोष वर्ण है, तो क्या हो जाएगा आपका पुनर्वास। पुनः धन विवाह, पुनर्विवाह, ये र यहां पर आ जाएगा, र का आगम हो जाएगा, ठीक है। जैसे पुनः धन ईक्षण, अगर आप बात करते हैं पुनः धन ईक्षण, तो विसर्ग र में बदलेगा, रहलंत में, और ई उसमें मिलेगा और शब्द बनेगा तो पुनरीक्षण, ठीक है। शब्द शुद्धि में आ जाएंगे सारे के सारे शब्द, चिंता मत करना। अब इसी से मिलता जुलता एक और नियम में याद रखवाता हूं आपको, कहीं ना कहीं र की बात होगी और कहीं ना कहीं जो अपन ने देखा ना रूल 2, इसी से मिलता जुलता है, इसको भी आप और ध्यान में कर लीजिए। इस तरफ आता है आपके पास ई या ओ, उसके बाद में सीधा र आ जाता है, क्या, र। तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या बनेगा, ये ध्यान में रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपकी छोटे ई और ई ऊ है ना, ये आपके बड़े ई और ऊ में आदेश हो जाते हैं। समझने का प्रयास करना क्या मैं सिखाना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि अगर आपका नी छोटा ई और छोटा ऊ है, उसके बाद में र आता है कहीं ना कहीं उसके ठीक बाद में, ठीक है,
तो वो जो र है वो आपका दीर्घ ई और दीर्घ उ में बदल जाता है। क्या? ये वाली मात्रा समझो। जैसे मैंने लिखा निधन रस, अब क्या बनेगा? ऐसे सिचुएशन में शब्द बनेगा आपका, ये जो छोटा ई आ रहा है ना यहाँ पर, ये हो जाएगा बड़ा, तो हो जाएगा नीरस। क्या हो जाएगा भैया जी? नीरस। निधन रस का क्या हो जाएगा? नीरस। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे निधन रव, क्या हो जाएगा? नीरव। समझ में आई आपको बात या नहीं आए? निधन रोग क्या बनेगा? निरोग। ठीक है। जैसे दूधन राज बन जाएगा दूराज। और देखते हैं अपन, चक्षु आंखें है ना, चक्षु धन रोग यानी नेत्र रोग की बात कर रहा है। तो देखो चक्षु रोग किस तरह से लिखा जाएगा। अब चक्षु रोग, यहां पर चक्षु में छोटी आ रही है, यहां पर बड़ी हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब बढ़ेंगे अपन आगे तीसरे नियम की तरफ। ये देखो इन सबको ध्यान में रखना एक साथ। क्या बताया मैंने विसर्ग संधि के अंदर? पहला नियम देखा, ए विसर्ग के बाद में अगर घोष व्यंजन आ जाते हैं, ध्यान रखना घोष और अघोष को, क्योंकि यही इस संधि को आसान करवाने के लिए व्यंजन संधि को, विसर्ग संधि को, घोष और अघोष का मैंने जिक्र किया है। अदरवाइज मैं बड़े बड़े नियम लिखवा सकता था यहाँ पर, और उन बड़े नियमों को लिखते और पोथियों में पड़े रहते, कोई मतलब के नहीं थे वो। लेकिन घोष और अघोष में आपको इतना सा ध्यान रखना है, यहां पर पहला दूसरा ये घोष में है, फिर श श और श, यानी कि पहला दूसरा और श श श, ये जो 13 वर्ण आते हैं ना आपके, ये आपके अघोष में है। पहला दूसरा और श श श ये अघोष में है, बाकी इधर वाले श घोष है। ये तो है आपके अघोष, और ये इधर है शघोष। शघोष में कौन कौन से जाएंगे? तीसरा, चौथा और पांचवा। और क्या चले जाएंगे? य, र, ल और व। और क्या चले जाएगा? ह। और क्या चला जाएगा? स्वर। सारे के सारे ये आपके सघोष में है। तो घोष व्यंजन की बात करता हूं तो स्वर को निकाल देना, स्वर नहीं आएंगे। घोष व्यंजन की बात करता हूं तो आपके ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे लव और है। घोष वर्ण की बात करता हूं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे लव है और सारे के सारे स्वर। ठीक है। अंत पुनः के साथ में र आ जाता है, और ई और उ के बाद में र आ रहा है तो दीर्घ ई हो जाता है। देखो इसमें इस व्यवस्था में जमाया है कि आपको चीजें याद करने में दिक्कत नहीं हो, उल जुलूल नहीं हो, एक स्टेप बाय स्टेप एक कड़ी बनती रहेगी आपकी, है ना। रूल्स रिकॉल होते रहने चाहिए आपके। ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं अपन नियम, रूल नंबर 3 पे आ जाओ। देखो ये दोनों तीनों चीजें मैंने स्टार लगाकर लगवाई ना, ये भी अपने आप में एक नियम हो सकते हैं। नियम का एक अपवाद होता है, अपवाद को नियम कर दो तो दूसरी चीज अपवाद हो जाएगी, या अपवाद को एक एडिशनल नियम मान सकते हैं आप। कैसे भी आप याद रखिए, पर आपको चीजें याद रहनी चाहिए। चलिए अगला नियम, बहुत अच्छा नियम है, बहुत सरल नियम है, और शब्द शुद्धि में खूब काम आता है आपकी। ठीक है। जो आपका क्या बोलते हैं, चिकित्सा, चिकित्सा एक शब्द होता है रोग निदान के लिए। उस चिकित्सा को करने वाले व्यक्ति को चिकित्सक बोलते हैं। अब कोई शरीर की दूर करता है, कोई अन्य बीमारियों को दूर करता है, कुछ मन की बीमारियों को दूर करता है, मेंटल। तो जो मेंटल डॉक्टर होता है, लाइक अपने जयपुर के अंदर इसी स्कीम में भी बैठते हैं, वो क्या नाम, उनका नाम भूल गया मैं, है ना। तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे अगर आप कहेंगे तो? जिस तरह से मनोवैज्ञानिक होता है ना, क्या बोलते हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शब्द शुद्धि में खूब बार पूछा जाता है,
क्या उसको मनोचिकित्सक बोलते हैं अपन, या कुछ अन्य नाम बोलते हैं, वो हमें सीखना है, या मनोचिकित्सक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, किस तरह से रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए सीखते हैं इस चीज को, कैसे बनता है, क्या बनता है, आज इन चीजों को अपन जानते हैं। शब्द शुद्धि में खूब बार पूछा जाता है। सामान्य सा नियम लिख लो आप, तो विसर्ग से पहले कोई सा भी स्वर आ सकता है यहां पर। ठीक है, ये हो गया विसर्ग। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में अगर आपके पास आता है च, छ और श, फिर आता है आपके पास ट, ठ और श, फिर आता है आपके पास त, थ और दंत स। समझ में आ गई ये बात आपको? अगर आप गौर कर रहे हैं तो यहां पर एक और आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। आओ एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं मैं आपको। जो भी अपने व्यंजन देखे हैं ना, जो भी हमने व्यंजन देखे हैं, इससे व्यंजन की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपके फेफड़े हैं, यहां से हवा जाएगी या हवा निकलेगी आपकी। ठीक है, तो कोई मिल गया, जादू बन गया ये तो, है ना, कोई बात नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में जब यहां से हवा बाहर निकलेगी, ठीक है, तो ये सामान्यतः ये तो आपकी खोपड़ी होती है और ये चीज होता है आपका तालू वगैरह को लगते हुए, तो ये हवा निकलेगी, या निकलेगी तालू पे निकलेगी और फिर मसूड़ों पे लगते हुए दांतों से होठों से बाहर निकलती नहीं निकलती है आपकी हवा। इसी बेसिस पे आपके और उच्चारण स्थान के आधार पर भी और वर्णों को बांटा गया है। फेफड़ों से हवा निकलेगी, इनको स्वर तंत्रियां बोला जाता है। यहाँ पर आपका कंठ होता कि नहीं होता, गला, कंठ। तो जब भी आपकी हवा निकलती है ना, वो कंठ को छूकर निकलती है या ऊपर जाएगी, ये आपका जहां ऊपर बिल्कुल तालू, ये आपका तालू वाला हिस्सा है। फिर तालू के बाद में लगभग यहां से आपका मूर्धा, मूर्धा वाला हिस्सा आता है। फिर आपके यहाँ पर दांत होते हैं, है ना, दंत, और ये आपके होठ हैं। तो जो आपकी हवा है ना, इन पार्ट्स को, इन अंगों को छूती हुई निकलती है ना, इसके आधार पर भी उच्चारण स्थान, हवा किस स्थान पर लगती है उस बेसिस पे, या आपकी जिह्वा किस स्थान पर लगती है, जिह्वा का ही तो रोल है। फिर हवा तो निकल रही है, लेकिन जिह्वा किस तरह से, होठ किस तरह से क्रिया कर रहे हैं, उस तरह से आपके इस ध्वनि, इसको स्वर यंत्री तो बोला ना, यंत्र का मतलब ध्वनि बनाना, तो स्वर यंत्रियों से और किस तरह से आपकी ध्वनि या साउंड निकलता है, वो काम करता है ये। तो आपके कुछ शब्द होते हैं, तो आपके जो व्यंजन होते हैं ना, उसको कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, इनमें बांटा गया है। इसमें बांटा गया है कंठे, तालव्य। देखो सीक्वेंस से इसको लर्न अगर आप करना चाहो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो, कंठे, तालव्य, दंते, ओष्ठे। ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे? आपको नहीं होते हैं तो अभी अपन बता देते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, क्या, एक बच्चा है, वो बच्चा अगर कंची निगल लेता है, तो लाइक कंची गले में अटक गई आपकी, कंठ में अटकी हुई है। अब उसको निकालेगा डॉक्टर, तो कैसे निकालेगा? जो आपकी कंची होती है जिससे आप खेलते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो, आप कौन सी बॉल होती है वो, ग्लास की बनी हुई, है ना, ये यहां अटकी हुई है। अब उसको निकालना है, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, क्या करेगा? छोटे बच्चे को उल्टा लटकाएगा वो, एक पल के लिए सोचना, और पीठ पे थोड़ी सीख मारेगा, तो कंची सीधी निकलेगी। कंठ में अटकी हुई है, कंठ से सीधी कहां आएगी? तब तालू पर आएगी, तालू के बाद में मसूड़ों पर लगेगी लगभग सीख, और मसूड़ों से लगकर दांत के टकराकर होठों से इसे बाहर। यही सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, कंठ, तालू, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है आपको। फिर दूसरी चीज, अब आपके पास व्यंजन है, तो व्यंजनों में सबसे पहले व्यंजन अगर आप देखेंगे तो आपका जो कंठ के अंदर सारा का सारा क्या वर्ग आ जाएगा? क्या चटा, ये जो क ख ग घ, क वर्ग सारा का सारा कंठे में आ जाएगा आपका।
फिर आपका च वर्ग के बाद में च का ही नाम आता है, च वर्ग आपका तालु में हो जाएगा, ट वर्ग आपका मूर्धा में हो जाएगा, ट वर्ग ही है ना, और त वर्ग आपका दंत में हो जाएगा, और प वर्ग आपका ओष्ठ में हो जाएगा। पे पांचों पांच ही नाम ये निकल कर आए, सीक्वेंस में याद रहेंगे या सर याद रहेंगे। फिर उसके बाद में आपके पास क्या थे, स्वर थे। स्वरों में सबसे पहले किसका नंबर आता है, ए आ का, तो ये ए और आ ये आपके कंठे हैं। फिर किसका नंबर आता है, ई का, ये आपके तालव्य में चला जाएगा। अब यहां पर गौर करना आपको, ऊ। अब देखो ऊ में बोलने में आपके और किन की जरूरत पड़ रही है आपको, ऊ सीधे होठों की जरूरत पड़ रही है, होठ से आपका ऊ की साउंड निकल रही है, ऊ होठ बाहर निकल रहे हैं, तो आपके ओष्ठ में चला जाएगा आपका ऊ और दीर्घ ऊ। समझ में आए। अब बीच में री बचता है, तो री आपका किस में आएगा, री आपका मूर्धा में आएगा, मूर्धन्य में। उसी प्रकार एक लरा शब्द बनता है, हालांकि संस्कृत में चलता है ये, यहाँ नहीं चलता है, तो आप चाहो तो इसको छोड़ दो, बाकी दंते में चला जाता है, इसको भी आप रहने दीजिए। अभी अपने पास मुख्य रूप से किन किन को ध्यान में रखना था, ए आपको देखो व्यंजनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, कैचा टप हो गए, पांचों के पांचों हो गए, कंठे तालव्य मूर्धन्य दंते ओष्ठ है। फिर बात आती है आपकी ए आस्वरों की बात आती है, सबसे पहले कंठे में, फिर ई तालु में, फिर आता है ऊ। तो ऊ आप बोलेंगे तो होठों की जरूरत पड़ रही है आपको ऊ में, तो ये हो जाएंगे आपके ओष्ठ। री की जरूरत पड़ी, री हो जाएगा आपका मूर्धा। देखो री याद करवाता हूं आपको, रे से ऋषि, री का उच्चारण हो रहा है और यहां पर भी मूर्धा में रह आ रहा है और कहीं भी रह नहीं आ रहा, तो री को भी आपको किस में ध्यान में रखना है, मूर्धा, मूर्धा में रह आ रहा है और री का उच्चारण भी आपका किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, किसमें, मूर्धा में। ठीक है, आइए और ए आई, अब ये कहां जाएंगे भैया आपके ए आई, देखो ए आई इस ग्रुप में जाएंगे नहीं, अब ए आई, तो ए आई कहां जाएंगे, देखो ए आई किससे बन रहा है आपका, ए और ई से बन रहा है, ए और ई से बना कि नहीं बना आपका, ए किसकी साउंड थी, कंठ की, और ई किसकी साउंड थी, तालु की। ए तो कंठ की और ई तालु की, दोनों से मिलकर बन गए आपका कंठ तालव्य, या कंठ तालु कर देता हूं एक बार शॉर्ट में आपको, क्या हो गया आपका कंठ तालु। ठीक है, तो ए आई किस में चला जाएगा आपका, कंठ तालु में चला गया। ठीक है, अब उसी प्रकार आपका आगे स्वर आता है आपका ओ औ, यहां लिखता हूं एक बार ओ औ को भी, ओ और औ। अब बताइए ओ किससे मिलकर बनता है, ए और ऊ से, तो इसको क्या कह सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं, ए तो जा रहा है आपका कंठ में और ऊ जा रहा है आपका ओष्ठ में, तो इसको कंठोष्ठ नहीं कह सकता मैं, एक बार दोनों को दूर दूर लिख रहा हूं मैं ना, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, ओ औ ये भी याद रहेगा आपको, देखो रीजन बता रहा हूं मैं आपको, नोट कर लो इन चीजों को, ए आ कंठ में, ई तालु में, मूर्धा में, री दंत में, छोड़ो एक बार इसके लिए, ओष्ठ ऊ। अब ए आई, तो ए और ई से मिलकर ए बन रहा है, इसका मतलब कंठ और तालु वाले स्वर जा रहे हैं, कंठ और तालु वाले, ओ जा रहा है ए और ऊ से, इसका मतलब इसको क्या कह दूंगा मैं, कंठ ओष्ठ कह दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, ए आ ई ऊ ए आई ओ ओ और री, सारे के सारे आ गए आपके। अब क्या बच रहा है आपका, क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया। अब बच रहे हैं आपके ये रे ल व, क्या बच रहे हैं आपके, ये रे ल व है, ये बच रहे हैं ना, तो देखो याद कर लो यहीं के, ये ऐसे लिख लो आप इसको, ये रे ल व को यहां से लिखो, ये रे ल और व, यहां पर याद कर लो आप, ये रे ल व को एक बार के लिए यहां से हटा लो, चलो व के लिए एक अलग से ही वर्ग बना रखा है इसमें, तो ये रे और ल लिख लिया अपन ने। ओके, देखो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में लिखा ना, तो ये का मतलब क्या, तालु। अब देखो रे फिर याद हो जाएगा आपको, रे फिर से याद हो जाएगा आपको, कैसे, रे में भी
मूर्धा में भी र आ रहा है और यहाँ पर भी आपके पास र है। ऋषि का उच्चारण भी र से हो रहा है, यहाँ पर भी मूर्धा, तो ये ध्यान में रखना, री और र ये मूर्धन्य में आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका तालु में चला गया और ल आपका दंते में आ रहा है। देखो एक शब्द होता है तुलसी, आपने देखा होगा, जैसे आज रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तोड़ी जाती है क्या? नहीं तोड़ी जाती है ना। तो तुलसी दांत से वर्जिता बने से मानते हैं, तुलसी का दांत का विशेष संबंध है। ठीक है, इसको दांत से नहीं चबाया जाता, सीधा निकला जाता है, इसमें पारा होता है, वो दांतों को खराब करता है। तो इसका मतलब ये दंते, ये तवर्ग और ये ल, आगे स भी आ रहा है, इस स को भी ले लो यहां पर आप, ये लो। तो आपके पास 3 स है ना, उन तीनों स का भी उच्चारण स्थान देख लो, उन तीनों स का उच्चारण स्थान हो जाएगा इसी क्रम में। फिर ऊपर से नीचे लिख दूंगा सशंकर, सषटकोण और ससलेट। यानी कि तालु में मैं, आपने नोट किया होगा सशंकर को मैं तालव्य से बोलता था, नियम 7 बढ़ाया मैंने, तब मैंने बताया था कि आपका दंते से मूर्धन्य से में जाता है। अब देख लो आप, और 8वां नियम बढ़ाया था ऋषि र और श, इसके बाद में न आता है तो न में बदल जाता है। इसका मतलब ये एक ही ग्रुप में आएंगे आपके मूर्धन्य वाले में। अब बताओ कहीं अगर इसमें से प्रश्न पूछ भी ले तो आप गलत करके आएंगे क्या? मैंने आप लोगों को लर्न भी करवा दिया, लिख कर ही नहीं दिया, और किताबों में आपके पास पहले भी लिखे हुए थे, कह को आप जानते भी थे, लेकिन याद होना बड़ा मुश्किल था। अब आप नहीं भूल पाओगे उनको। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चीजें और अपन जानते हैं यहां पर। यूं तो हो गया कवर अपने पास, लेकिन कभी कभार मैंने बताया ना, जैसे आपका अंग है, ये है, ये ण है, ये न है और ये म है, ये पंचम वर्ण है कि नहीं है? इन पंचम वर्ण को नासिके वर्ण भी कहा जाता है। तो गौर करो आप, मैंने आपको बताया था जो आपके अनुस्वार है, अनुस्वार, तो ये जो आपका पंचम वर्ण अनुस्वार, ये स्वर की तरह काम कर रहा है, यानी कि अनुस्वार है। ठीक है, और अगर इसी को पंचम वर्ण के रूप में लिखूंगा तो फिर नासिके के रूप में गिना जाएगा। तो ये अंग या नम, इसको नासिके भी बोला जाता है, पंचम वर्ण भी बोला जा रहा है। पंचम वर्ण के हिसाब से देखूंगा तो कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ इस वर्ग में चला जाएगा। ऐसे देखूंगा तो आपका नासिके वर्ण के रूप से उच्चारित होगा। ठीक है, ये आपको छोटा सा ध्यान में रखना, इसको नासिके वर्ण भी कहा जाता है। एक आता है आपका विसर्ग, विसर्ग यहां पर कवर हो जाएगा आपका कंठे में, विसर्ग आपका कंठे में कवर होता है। ठीक है, ठीक है, अब आता है आपके पास एक हैको, हैको बोला जाता है, आप नोट कर लो इसको, स्वर तंत्र के हिसाब से, जैसे कि आपके इस तरह से बोलते हैं, तो यहाँ पर आपके गले में एक युगला लटका हुआ है, एक घंटी सी लटकी हुई है, जिसको बोला जाता है काकलिया, स्वर यंत्र या अलीजिह्वा। तो जैसे कोई भी गायक वगैरह, सिंगर वगैरह इस तरह से बोलते ही नहीं, बोलते हैं राग लगाकर, तो है के लिए आप याद रख सकते हैं, अलग से देख लेना इसको, है के लिए आप इसको अलीजिह्वा भी बोला जाता है, या काकलिया, काकल यंत्र भी बोला जाता है इसको ना, है। ये राग लगाने के लिए जो सामान्यतः सिंगर इसको काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, या इसको स्वर यंत्र भी बोला जाता है, स्वर यंत्र भी बोला जाता है इसको ना, ये ध्यान रखना आपको, स्वर यंत्र है को बताया है। कई बार सिंगर और वो साउंड करके देखते होंगे, कंपन करवा के देखते हैं इसको। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए। एक व छूट रहा है आपका, व के लिए आप ध्यान रख लो इसको, ठीक है, ठीक है, व को लिख लो आप दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, इसमें गिना जाता है। हालांकि ये अपने नहीं पूछे जा सकती। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको नोट करवा देता हूं, हालांकि यहां कवर तो हो गई वो चीजें, यहां कवर हो गई, कुछ चीज नासिके में कवर हो रही है आपकी, कुछ चीज नासिके में कवर हो रही है, कुछ चीज आपकी दंते में कवर हो रही है। देखो ये न है,
ये ल है और ये स है, इन तीनों को एक स्पेशल कैटेगरी में और रखा है, न ल श। इसको वर्त से बोला जाता है। एक शब्द लिखवाया था मैंने वर्ण विच्छेद के टाइम पे, वर्त से, कुछ ऐसा ही लिखवाया था मैंने, वर्त से। वर्त से का मतलब होता है आपके जैसे दांत और ऊपर जो तालू है ना उसके, ये मसूड़े है ना, दांत और मसूड़े। यहाँ पर अगर आप मसूड़ों को थोड़ा सा मसूड़ों से ऊपर और जीभ से और आप महसूस करेंगे तो इन मसूड़ों पर या जहां दांत आपके चुभे हुए हैं ना, यहाँ पर हल्की हल्की धारियां सी महसूस होती होगी आपको। इस स्थान को वर्त से स्थान बोला जाता है। न ल स बोलकर देखो, ये लगभग यही सीख से पढ़ते हैं आपके, है ना। तो इसको याद करवा देता हूं मैं आपको। इनको वर्त से साउंड बोला जाता है, इनका उच्चारण स्थान वर्त से माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन में मिल जाए तो ये करना है, अदरवाइज जहां लिखवाया वो है ये आपका। इस तरह से याद करो ना आप इसको। लहसुन, प्याज, टमाटर, लहसुन, लहसुन आप बोलते हैं ना, लहसुन, उसको इन शॉर्ट घर पे लहसुन ही बोलते हैं अपन, है ना। तो लहसुन से याद कर लो आप। लहसुन, ये किसमें काम में आएगा आपका? वर्त से में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ये चीज नोट कर ली होगी। और मैंने देखो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा, क्योंकि मैंने याद करवाना इसका हेतु समझा और आपको याद करवा दी। जो चीजें आपको नोट करनी है वो नोट कर लीजिए। अगर मुझे बड़ा करने की आवश्यकता है तो मैं बड़ा कर दूंगा, और कोई आपको पूछना तो वो पूछ लीजिए आप इसमें से। कौन सा वर्त से? लास्ट वाले में कौन सा? वर्त से का मतलब तो वो साउंड होता है आपका जो आपके दांत जहां मसूड़ों में रोटेट है ना, इससे ठीक ऊपर अंदर की तरफ उभरा हुआ बाहर है, जहां पर आपको लगता होगा जैसे कि कुछ इस तरह की धारियां सी, अगर आप जीभ से महसूस करेंगे तो इस स्थान को वर्त से स्थान बोलते हैं, जिसको मैं सामान्यतः और आपका लगभग साथ दंत के ठीक ऊपर वाला आ जाता है। दांत और मसूड़े जहां पर ज्वाइंट हो रहा है ना, वो वाली चीज, इसको वर्त से स्थान बोला जाता है। अब देखो बाकी चीजें तो आपको समझ में आ जाएगी। तालू कहां पर है, कंठ कहां पर है, मुर्दा कहां है आपका, और ओष्ठ कहां है। देखो दिक्कत कहां आती है, इन तीनों शय में अपन सह संकर, सह षटकोण, सह सलेट ऐसा पढ़ते हैं, है ना। देखो ये श है, ये वाला श है और ये वाला श है, इसको कहां पढ़ेंगे? तो देखो इनके उच्चारण में अगर मैं बात करूं ना, तो हम तो ऑर्डिनरी में श शंकर, श षटकोण, श सलेट कर देते हैं, तीनों ही श है हमारी दृष्टि में। लेकिन एक अच्छा वक्ता इसका अंतर स्पष्ट कर देगा। कैसे? अगर मैं शंकर की बात करूंगा ना, तो ये उच्चारण निकलेगा आपका शंकर, 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 ऊपर जीभ तालू की तरफ जाएगी, शंकर, है ना। श, श। इसकी अगर बात करूंगा तो ये आपका निकलेगा श, देखो उच्चारण श, और ये निकलेगा स, स। देखो तीनों का नोट करना, श, स, स, श, स, स, श, स, स। अंतर समझ में आ रहा ना? स सड़क, महर्षि, स महर्षि, शंकर, शंकर, शंकर। तो साउंड अलग अलग है, लिपि में लिखा गया है, ध्वनि अलग थी, इसीलिए अलग लिपि चिन्ह बना है, इसलिए अलग वर्ण बना है। हम प्रयास नहीं कर पाते हैं, हमारी जुबान या हमारी जीभ उस तरह से पूरा और उन पॉइंट्स को टच नहीं कर पाती है, और हम अभ्यास में नहीं लेते हैं इनको, ठीक है ना। च, त, त, देखो च, इनको खुद बोलकर देख लीजिए आप, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, नाउ अब आ जाइए आप पीछे, तो गौर करिए अब। च, छ और श, क्या ये तीनों तालव्य नहीं है क्या? नोट करो, आपने नोट किया वहां पर देख लो एक बार, तीनों तालव्य ना। ट, ठ और श ये मूर्धन्य है, त, थ और श ये दंते हैं। तो स्वर, स्वर के साथ में विसर्ग आ रहा है और उसके बाद में ये ग्रुप आ जाता है। 6 नियमों को मैंने एक जगह करवा दिया आपको,
ठीक है, 6 नियम बनते हैं, उसको एक जगह करवा दिया, क्योंकि अगर जो तो 9 भी बन सकते थे, पर एक नियम इन दोनों का बनता, एक इसका बनता, एक इन दोनों का बनता, एक इसका बनता, एक इन दोनों का बनता, एक इसका बनता, इसको एक ही जगह करवा दिया। बनना क्या है वो आपके सामने है। अगर स्वर के बाद में च, छ और श तीनों कितने तालव्य ग्रुप के हैं, तो ऐसे सिचुएशन में और आपके पास क्या हो जाएगा, इस वाले श का क्या हो जाता है, यहां पर ये विसर्ग है, ये इस श के अंदर बदल जाता है। ट ठ ठ ये कौन से आपके मूर्धन्य, तो ये मूर्धन्य श में बदल जाएगा। और ये त त और श, तो विसर्ग आपका और इस दंत श में बदल जाएगा। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। उदाहरण लेकर देखते हैं अपन इसको, है ना, समझने का प्रयास करते हैं। नोट कर लो आप पहले इस चीज को। देखो ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंते हैं। लिख देता हूं इधर आपके, ये दंते है आपका, तालव्यश, मूर्धन्यश, दंतेश। और ग्रुप कौन सा है, तालव्यों का ग्रुप है, ये मूर्धन्य का ग्रुप है और ये दंते का ग्रुप है। अब याद रहेगा आपको। आइए उदाहरण देखिए, आधन चरिये, निधन चल, अंतःधन चित, देखो आधन चरिये, आ स्वर के बाद में च आ रहा है, तो ये विसर्ग आपका किसमें बदल जाएगा, देखो च वाला ग्रुप इस वाले श में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका आश्चर्य। निधन चल क्या हो जाएगा, निश्चल। गौर करना दोस्तों, कौन सा से आएगा, यहां शब्द शुद्धि में पहुंचा जाता है। अंतःदंचित क्या हो जाएगा आपका, अंतश्चित। अंतःदंचित क्या हो जाएगा, अंतश्चित। और देखिए आप, जैसे मैं बात करूं निधन छल क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चल, है ना। निश्चल, ठीक है। जैसे मनैधन चिकित्सा क्या हो जाएगा, देखो यहां पर च आ गया, च वाला बता दिया मैंने आपको, छ वाला बता दिया, क्या हो जाएगा मनश चिकित्सा। समझ में आ गए, शब्द शुद्धि में बहुत हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। आइए निधन श्वास क्या हो जाएगा, शब्द शुद्धि में खूब बार पूछा जाता है, देखो 2 बार से आएंगे, निश्वास, है ना। या इसको ऐसा भी लिखा जाता है, विसर्ग पड़ा रहेगा ऐसा कैसा ना, ऐसा भी रखा जा सकता है इसको, या तो फिर निश्वास इस तरह से बोलो आप, या फिर निश्वास। डायरेक्ट निश्वास इस तरह से नहीं लिख सकते आप, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप इसको निश्वास को, या तो नि विसर्ग के साथ श्वास रहेगा या निश्वास, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और देखते हैं, जैसे धनु प्लस टंकार क्या बनेगा, देखो ट आ गया उसके बाद में, स्वर के बाद में, तो ये बन जाएगा आपका धनु विसर्ग, ये आपका जो विसर्ग है ये आदेश में आ गया, धनुष टंकार।
धनुधन टंकार का क्या हो जाएगा आपका? धनुष टंकार। ठीक है। जैसे अन्य और शब्द लेते हैं अपन, विधनतार क्या हो जाएगा? विस्तार। अब देखो विधन तार, तय, तय क्या है? दंते, तो दंते से आ जाएगा यहां पर। विधन तीर्ण क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण। और देख लीजिए आप, विधन तीर्ण, विस्तीर्ण। जैसे दूधन साहस क्या हो जाएगा? दुस्साहस। दो बार से आ जाएगा। जैसे निधन संदेह क्या हो जाएगा? निस्संदेह। दो बार से हो जाएंगे आपके। ठीक है। यश धन शरीर क्या हो जाएगा? ये वाला स तो खुद रहेगा ही रहेगा, फिर विसर्ग की वजह से आधा सा आ जाएगा, फिर शरीर वाला स आ जाएगा। अब व्यक्ति ये वाला शब्द देखता है, तीन तीन श एक साथ देखता है और कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा भी कोई होता है कि यार ये कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन ये सही है ना। नमदंते क्या बनेगा आपका? नमस्ते। ठीक है। ये नोट कर लीजिए। देख लीजिए आप इनको। बढ़े आगे, कुछ और एडिशनल चीजें सीखते हैं अपन से, है ना। हरिश्चंद्र का कर ही लेंगे, आप कोई दिक्कत ही नहीं है। हरिधन चंद्र, हरिश्चंद्र का हो जाएगा हरिधन चंद्र। पूछ लिया जाता है कभी कभार शब्द शुद्धि में, वो भी इसी संधि से बनेगा आपका। हरिधन चंद्र क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र शाह जाएगा यहाँ पर, है ना। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे निःशुल्क शब्द भी आप बना सकते हैं यहीं से, निःशुल्क दो बार से आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, किसी और दूसरे अन्य नियम को देखते हैं अपन। जैसे निसंतान के लिए आप क्या लिखेंगे? आप निसंतान, ये भी इसी में बनेगा आपका। निधन संतान क्या हो जाएगा? निसंतान, है ना। ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अगले नियम पे आ जाओ। नमः शिवाय इसी से बन जाएगा आपका।
नमस्कार के लिए अलग बताऊंगा, है ना। अभी आते हैं। हाँ, नमैधनकार विसर्ग संधि में जाएगा, विसर्ग संधि में आ जाएगा। नमैधन शिवाय, क्या हो जाएगा? नमः शिवाय, क्या हो जाएगा? नमः शिवाय। आइए, चलो नमस्कार वाला लिख लो, नियम लिख लो। यदि विसर्ग से पूर्व आ, चलो सीधा शॉर्ट में लिखो ना आपको। आ जाइए, नेक्स्ट रूल डालिए। क्या है? ए या आ और ये विसर्ग हो, क्लियर? ए आ और यहां पर आपके पास में विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ए या आ हो और उसके बाद में क्या आता है आपका? क, ख, प या फ। तब ऐसी सिचुएशन में और आपका जो विसर्ग है ना, ये इसमें बदल जाता है आपका दंतेश्वर। विसर्ग किस में बदल जाता है? दंतेश्वर में बदल जाता है आपका विसर्ग। क्लियर? बस इतना सा ध्यान रख लेना आपको। ए आ के बाद में क, ख और प, फ। क, ख सामान्यतः इनसे बनेगा। देखो सारे नियमों को अगर आप एक जगह देखेंगे ना, तो आप गौर करना, एक बार इन सब नियमों को एक साथ देखेंगे तो कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। देखना, देखो छ छ टैथा यहां ले लिया ना, तो इसका मतलब यहां पर स्वर आ रहे थे, तो बचा क्या? ऊपर कैखा देखेंगे, नीचे पैफा ही तो देखेंगे ना, ये दो ही तो छूट रहे हैं यहां पर। उन दो का अलग से लेना पड़ा क्योंकि वो यहां पर नहीं बैठेगा आपका, ठीक है। और वहां पर जो सामान्यतः शब्द बनते हैं वो ए आ वाले ही बन जाते हैं आपके, इसलिए और सोच समझ कर ये चीजें लिखवाई जा रही है। और देखो इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो इसके अलावा देखो यहां पर घोष व्यंजन लिए थे, तो ये भी देखो, ये देखा तो आपने अघोष है, यहां पर मैंने क्या ले लिए थे? घोष। तो घोष का मतलब अघोष बच रहे थे कि नहीं बच रहे थे आपके? तो अब अघोष वाले ले लिए, देखो ये घोष व्यंजन हो गए। फिर वर्ण छूट रहे थे तो वर्ण वाला ले लिया, यहां पर ए था, यहां पर ई ले लिया। अंतःपुण्य वाले दो एक्सेप्शनल चीजें देखी। अब अघोष बच रहे थे, अघोष लिए मैंने, देखो श ये भी अघोष में, तो 9 अघोष ले लिए। टोटल अपने पास 13 अघोष थे, ये 4 अभी बाद में ले लिए अपने क, ख, प, फ। ठीक है। देखो अब तक पिछले 10 सालों में तो हाँ इसी, तो यहां पर जो नमैधन कार ये इसी में बन जाएगा आपका नमैधन कार। क्या बनेगा आपका? नमस्ते। देखो नमस्ते में भी नमैधनते आ रहा है, लेकिन वहां पर इस तय की वजह से आ रहा है नमैधनते नमस्ते, वहां पर भी दंते तय रहा है, लेकिन नियम अलग लग रहा है। यहां पर नमैधनकार, यहां पर नमस्कार, ठीक है। घृणादन पद, ये जो आखिरी वाले चौथा पांचवा नियम है ना, इसको थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता। चौथा पांचवा छठा, ऊपर वाले तो आपको इजीली बैठ जाएंगे, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होने की आवश्यकता हो सकती है कि यार इसमें कौन सा सह जाएगा या नियम क्या है। तो आप इसको ध्यान में रखना, शब्द को, और शब्द से नियम को रिकॉल करना। घृणादन पद क्या हो जाएगा? घृणास्पद। घृणादन पद का क्या हो जाएगा? घृणास्पद। घृणास्पद, ये शब्द घृणास्पद लिखा गया है ना, ज्यादा और राइटिंग हो गई, इससे घृणा हो रही है शब्द से, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। घृणास्पद, घृणादन पद का क्या हो जाएगा? घृणास्पद। भादनपति क्या हो जाएगा?
भास्पति, भाधनकर क्या हो जाएगा, भास्कर, है ना। यशधनकर, पुरैदनकर या कार। देख लो पुरस्कार किस तरह से बनेगा आपका, है ना। ठीक है, वनैदनपति, वनस्पति है ना। ये हो जाएगा आपका यशस्कर, ये हो जाएगा पुरस्कार, ये हो जाएगा वनस्पति। ठीक है ना, वनस्पति। चलिए दोस्तों, कुछ शब्द लिख लीजिए अपवाद के रूप में, और खूब बार पूछे जाते हैं ये भी। है ना, इनको लिख लीजिए, लिख लीजिए। मैं देखो अगर आप इस तरह से लिखा हूं, अधय धन पतन, और फिर आगे लिखवाऊं मैं आपको अधय पतन, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा शब्द लिखवा रहा हूं ना, अधय धन पतन, ये लिखवाऊंगा मैं आपको। इसको खोलना तो अधय धन पतन रख लेना आप। क्या हुआ, जब किनका किसी का माइक, माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ करिए, अपने 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 माइक्स को ऑफ रखिए। हो गया क्या म्यूट। देखिए कई बार आप अशुद्ध शब्द पढ़ते होंगे, आप सोचते होंगे जैसे अधोहस्ताक्षर होता है, अधोहस्ताक्षर, लेकिन आपका यहाँ पर अधपतन होगा। अधोपतन मत कर देना बिल्कुल भी। कई जगह आपको अधोपतन बोलने की भी आदत है और लिखने की भी आदत है। अधोहस्ताक्षर तो आपका नियम लग रहा है, नियम नंबर 1 लग रहा है, अधधन हस्ताक्षर, लेकिन अधपतन ये नहीं बैठेगा। अधधन पतन का अधोपतन नहीं होगा, अधधन पतन का विसर्ग के साथ ही रहेगा अधपतन। ये इस नियम का अपवाद है जो अभी अपन ने देखा था। ठीक है, तो अपवाद वाले कुछ शब्द मैं लिखवा रहा हूं आपको, है ना, वो ध्यान रखना आप। तो लिख लो 1 बाय 1 सारे के सारे। अधपतन, मनोकामना नहीं होता, ध्यान रखना। इसमें प्लस को भी हटा दो ना यार, मैं प्लस से कोई मतलब नहीं है ना, इस प्लस को हटा देता हूं, है ना। अधपतन आप सीधा ध्यान रखना, मन है कामना, याद कर लो इन चीजों को। प्रातः काल, ठीक है। अंतःपुर, व्यक्रम, अंतःपुर, व्यक्रम। एक और जोरदार शब्द है, जैसे मैंने लिखा था आपको उस समय बताया था, रजोधन गुण क्या हो रहा था, रजोगुण, नियम नंबर 1 लग रहा था। और अगर मैं बात करता हूं रजोधन कण, तो क्या बनेगा, रजकण ही रहेगा, रजोकण मत कर देना भूल कर भी। अच्छा शब्द है, खूब शब्द शुद्धि में पूछा जाता है और संधि में पूछा जाता है। पयधन पान, पयोपान नहीं होता है, पयपान ही रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतःधरण करण, ठीक है। ये 8 शब्द, इनको तो नोट कर लीजिए। 2-4 शब्द और कोई ध्यान में आ जाएंगे तो मैं नोट करवा दूंगा, 2-4 लाइन छोड़ लेना इसके लिए, है ना। क्या वापस बोलना,
मनोयोग में तो नियम नंबर 1 लग जाएगा ना आपका। मनोयोग में तो रूल नंबर फर्स्ट लग रहा है आपका, क्या था? मन धन योग। तो देखो ये को याद रखिए, ये क्या है आपका? घोषवर्ण है ना, तो इसका मतलब ये आपका विसर्ग है, ये ओ में बदलेगा और यहां पर बनेगा आपका मनोयोग। जैसे मन धन चिकित्सा, शब्द शुद्धि में लेऊंगा तभी सब रिकॉल करवाऊंगा मैं। अब यहां पर च, तो आओ स्वर के बाद में च च च तालव्य आ रहा है, तो यहां पर ये विसर्ग किस में बदलेगा? तालव्य श में बदलेगा। तो क्या बनेगा आपका? मनश्चिकित्सा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और मन कामना में ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और चीजें देखते हैं पर। चलिए रूल नंबर 5 पे आ जाओ। क्या कहता है आपका रूल नंबर 5? ये भी इसी से लगभग साथ मिलता जुलता है। अभी अपन ने ए आ वाला देखा, अब अपन देख लेते हैं ई और ओ वाला। देखो उधर तो स्वर के बाद में च छ ट ठ प आ गए थे ना अघोष में, अब अघोष में क ख प बच रहा था, तो इससे फिर क ख और प वाला ले लो। पहले क्या था? ए आता, उसके बाद में क ख प था, अब ई और ऊ आ रहा है और क ख प आ रहा है, लेकिन इसके साथ में एक शब्द और जुड़ेगा आपका, वो ले लीजिए, एक वर्ण और ले लीजिए आप म। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है आपका? तब ऐसी सिचुएशन में विसर्ग जो होता है ना, वो किस में बदलता है आपका? मूर्धन्य में बदलता है। किस में बदलता है? मूर्धन्य से में बदलता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। विसर्ग किस में बदलता है आपका? मूर्धन्य से में। विसर्ग किस में बदलता है आपका? मूर्धन्य से में। अच्छे से एक शब्द है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आविधनकार, क्या बन जाएगा आपका? आविष्कार। आविधन कार क्या बन जाएगा आपका? आविष्कार। बहिधनकार क्या बन जाएगा आपका? बहिष्कार। नोट करना, उपसर्ग पढ़ाऊंगा तब फिर इन चीजों की जिक्र करूंगा मैं, और यहां पर उपसर्ग निकलेगा आपका आविर हलंत के साथ में। यहां पर उपसर्ग निकलेगा आपका आविश हलंत के साथ में। गौर करना, श कौन सा आ रहा है? आ रहा? निधन काम क्या हो जाएगा? निष्काम। निधन पाप क्या बन जाएगा आपका? निष्पाप। एक बार फिर से नियम को समझना, क्या कहा मैंने? ई या ऊ के बाद में क ख प फ म, वही आपके एघोष वाले आ रहे हैं लगभग से, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या चला जाएगा? मूर्धन्य से। आविधनकार आविष्कार, बहिधनकार बहिष्कार, निधन काम निष्काम। जैसे निधन फल निष्फल, क्या हो जाएगा? निष्फल। एक मिनट रुक जाइए, लेता हूं, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। निधन फल निष्फल। आयुधनमति, या मान कर लो, ये लो, क्या हो जाएगा? आयुष्मान। अब बताइए क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आवाज नहीं आई फिर से आपकी। जो दोनों उपसर्ग लिखे हैं मैंने, उनका क्या बता रहे हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा, ये उपसर्ग में ले लूंगा। ये आपका आविर उपसर्ग है। यहां से अगर उपसर्ग निकलेगा ना, जैसे इन दोनों में, तो यहां पर उपसर्ग क्या निकलेगा वो मैं बता रहा था आपको।
संधि में तो आवी और बही इस तरह से बन रहा है, और उपसर्ग निकल जाएगा आपका यहां पर आविर, इसमें निकलेगा आविश, इसमें निकलेगा आपका निश, निश, इसमें निकलेगा आपका निश। देखो बन इधर षटकोण रहा है, और उपसर्ग में देख लो कौन सा आ रहा है, सर्प वाला। किसमें? अच्छा बहिष्कार वाले में बहिष्कार करो ना, मैं आविष्कार शब्द नहीं लिखवाया क्या मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं। आविष्कार वाले में आविष निकलेगा, ठीक है, ठीक करेक्ट करवाया आपने। आविष्कार वाले में आविष निकलेगा, बहिष्कार वाले में बहिष निकलेगा, ठीक है। पीछे एक शब्द लिखवाया था मैंने आपको नियम नंबर 1 में, आविदन भाव, आविर्भाव, उस समय वहां पर आविर निकलाया था मैंने आपको, है ना, आविदन भाव, वहां पर आविर निकला था, ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आविश निकलेगा यहां पर, ठीक है, नोट कर लो एक बार। 2-4 शब्द और लिखवा देते हैं इसमें, फिर 2-4 मिनट का ब्रेक लेंगे अपन, 5 मिनट का मैक्सिमम, थोड़ा मेरे भी गले को आराम मिल जाएगा, अभी गला प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है। फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, बची हुई चीजें इसकी करेंगे। है ना, देख लो 2-4 शब्द और डाल देता हूं। निधन कपट बना लीजिए, है ना, बहिधन कृत बना लीजिए, बहिधन कृत, दोधन काल, दोधन परिणाम, और लिख लीजिए आप चतुर्धन कोण, चतुर्धन पद, पूधन कर, दूधन कर, धन का मतलब यहाँ प्लस की बात कर, 2 प्लस कर, पू प्लस कर, है ना, धनुधन पानी, धनु यानी धनुष, पानी का मतलब यहाँ पर हाथ है, ध्यान रखना इस चीज का, है ना, धनुधन पानी। आप देखते होंगे भगवान श्री राम की हाथ में धनुष लिए हुए, धनुष पाणी, हाथ में धनुष लिए हुए। दूधन कर, दुष्कर, ऐसा कार्य जो पुष्कर, जो तालाब की बात होती है वो पुष्कर, सरोवर को बोलते हैं अपन, है ना। ठीक है ना, होप सो आपको ये भी थोड़ी आसान लगने लगी होगी अब, है ना, इतने मुश्किल नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। एक छोटा सा नियम और रहेगा, उसको भी करवा दूंगा, इन सबको वापस से दोहरान करवा दूंगा, और वो जो एक्सेप्शनल चीजें हैं इनको 5 मिनट में आप कंटिन्यू बने रहिए, पानी वगैरह पी लीजिए, 5 मिनट में फिर से अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना। ठीक है, यस और नो? हाँ, within 5 minutes we will be back.
चलिए चलिए, हेलो, आगे आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार यस सर बोल दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, देखो अभी तक हमने क्या जाना, क्या पढ़ा, एक बार वो देख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद में इनको लिखने की आवश्यकता है कि इनको तो बना लिया होगा आपने, है ना? इनमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बना लेंगे इनको तो ना। देखो मैं आपको सारे के सारे एक साथ रिकॉल करवा देता हूँ इसके आपके विसर्ग संधि के रूल्स जो भी हमने देखे हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आइए देखो, रूल फर्स्ट क्या कह रहा था आपका? रूल फर्स्ट कह रहा था, क्या था? अविसर्ग था, उसके बाद में क्या था आपका? घोष व्यंजन, ठीक है। और क्या नहीं था आपका? इसको लोप करना था ना, तो आपका बन रहा था ओ। अभी इसके नियम और करवा दूंगा मैं, आप चाहो ना तो इसके कुछ एग्जाम्पल और करवा दूंगा मैं। ए वाले के और करवा दूंगा, इसका लोप करना था। एक चीज तो अपन ने ये देखी, दूसरी चीज हमने क्या देखी? यहां पर क्या आ रहा था आपका? घोष वर्ण। अब व्यंजन से एक कदम आगे बढ़ गए, स्वरों को भी शामिल कर दिया। और क्या बना रहा था? र। मैंने याद करवाया था आपको, अगर ध्यान में आ रहा हो तो। क्या? और श, श और श, सॉरी, का लोप। देखो ओ वाला देख लिया, र वाला देख लिया, ये र अलग वाला है ना। श वाला देखा, श वाला देखा, श वाला दंते, ये आपका तालव्य, मूर्धन्य और दंते तीनों श के हो गए पांचों नियम, ठीक है। अब लोप वाला भी छठा नियम देखेंगे अपन। और कुछ में बना रहता है, वो अधः पतन वाला, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। देखो इसके आसपास घूम रही है आपकी सारी सारी विषय संधि। कब होता है ये? तो यहाँ पर सामान्यतः आपको ई या उ विसर्ग मिलता है, जैसे आशी धनबाद आशीर्वाद वाला। फिर इसी तरह से मैंने आपको और एक दूसरा नियम और याद करवाया था, क्या था? अंत और पुनः वाला। इसके बाद में भी अगर आपका घोष वर्ण था तो भी क्या आ रहा था आपका? अंत और पुनः के बाद में घोष वर्ण था तो भी आप कर रहा था। एक एक्स्ट्रा चीज ये लिखाई थी। दूसरी एक्स्ट्रा चीज क्या थी? अगर यहां पर आपके पास में ई और उ था और यहां पर आपके पास में र आ रहा था, ठीक है, तो ये आपका बड़े ई में बदल रहा था आपका, और बड़े उ में बदल रहा था। ये दो अपन ने इसके साथ एक्स्ट्रा चीज कर ली थी, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने तीसरी चीज क्या देखी थी? यहां पर स्वर ले लीजिए और यहां पर वही आपका तालव्य, मूर्धन्य और दंते वाला ग्रुप ले लीजिए। यानी कि एक तरीके से देखा जा रहे हैं तो अघोष वर्ण आ रहे हैं, ये सारे घोष वाले निपट गए अपने अब अघोष में। तो यहां पर च, छ और श, ट, ठ और त, थ और ये। तब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा था? आपका जो विसर्ग था ना, वो अपने ग्रुप वाले के अंदर बदल रहा था। अपने ग्रुप के अंदर ये वाला श आ जाएगा, इस वाले ग्रुप के अंदर जो आपका मूर्धन्य श है ये आ जाएगा, और इस वाले ग्रुप के अंदर आपका दंते श आ जाएगा। घोष अघोष के साथ में मैंने आपको उच्चारण स्थान कंठे तालव्य मूर्धन्य दंते ओष्ठे, फिर उसके बाद में कंठ तालव्य कंठ ओष्ठे, ठीक है, दंत ओष्ठे, इनकी अपन ने बात करी। अलिजीव्या, काकलिया, स्वर यंत्र है की बात करी है मैंने। वर्त से न लस है, जिसको लसन के रूप से मैंने याद करवाया आपको, वो अपन ने देखा। तो ये किसमें बदल जाएंगे आपके? ये आपका जो विसर्ग है वो इनमें आ जाएगा। ये वाला नियम भी अपन ने कर लिया। फिर उसके बाद में हमने देखा क्या था?
ए या आ विसर्ग। इसके बाद में क्या हो रहा था आपका, क, ख, प और फ, यही थे। तब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा था आपका, क्या हो रहा था यहां पर आपका दंतेश का आगमन और ये विसर्ग आपका दंतेश में जा रहा था, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शनल चीजें मैंने बताई थी आपको, अपवादिक चीजें मैंने आपको बताई थी, क्या, जैसे अदयधन पतन, मनयधन कामना, है ना, वयधन क्रम, ध्यान रखना वय। अब इन शब्दों को आपको देखना है और एक जगह कंपाइल कर लेना, लिख लेना आपको, वयधन क्रम। ये तो क्या बना रहेगा आपका, वय क्रम, ऐसा का ऐसा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वयधन वृद्ध, तो देखो वह घोष व्यंजन जा रहा है ना, इसका मतलब किसमें बदलेगा, ओ में बदल जाएगा और बन जाएगा आपका वयो वृद्ध। इस तरह से आपको ध्यान में रखना, एक जगह ऐसा कैसा बन रहा है, एक जगह ये बन रहा है। ये जहां पर ये डबल वाली सिचुएशन बन रही है ना, इनको मैंडेटरी रूप से ध्यान कर लेना, अभ्यास में ले लेना। हम गलती कर बैठते हैं, प्रश्न देता है, प्रश्न की फ्रेमिंग इस जगह करता है एग्जामिनर कि स्टूडेंट्स को लास्ट समय आ जाए, मान लो पहले वाले प्रश्नों में समय लग गया और लास्ट में ये प्रश्न डाल दिया और समय कम बच रहा है, तो आपके ध्यान में वय प्लस क्रम देगा और आपको वयोवृद्ध वाला उदाहरण देगा। तो जिस तरह से शब्द शुद्धि में पूछ देगा वय क्रम, वयोक्रम, वयोवृद्ध और भी कुछ दे देगा, ठीक है। और पूछ लेगा अशुद्ध शब्द तो आपको पता लगेगा यार वयोवृद्ध सही है, वयोक्रम भी सही होना चाहिए, जबकि शुद्ध आपका वयक्रम चला जाएगा और अशुद्ध में वयोक्रम चला जाएगा। अगर इसको मैं वयोक्रम कर दूं तो ये अशुद्ध है, ध्यान रखना, है ना। तो इस तरह से आपको और टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, किस समय और कौन सा प्रश्न एग्जामिनर चाहता है, उसको पता रहता है स्टूडेंट कहां गलत करेगा और किस समय गलत कर सकता है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने आगे आपको बताया था ई और उ, उसके बाद में भी ठीक ऐसी ही बातें थी आपके पास, क, ख, प, फ और म। तब ऐसी सिचुएशन में ये एक्स्ट्रा चीज आ रही थी। तब ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आपका मूर्धन्य से बन रहा था इस विसर्ग का, इस विसर्ग का क्या बन रहा था आपका, मूर्धन्य श, इस विसर्ग का मूर्धन्य से। देखिए इस तरह से आपके सारे के सारे रूल्स। ये देखो 5 नियम करवाए थे मैंने आपको, और से इस तरह से आप एक जगह लिख लीजिए और क्या करना, एक एक उदाहरण इनके लिख लीजिए। एक उदाहरण घोष व्यंजन वाला ले लीजिए, एक एलोक वाला ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए, 2 ले लीजिए ई और उ से, एक इसका ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए, 9 उदाहरण इसके ले लीजिए। सामान्य तो 3 ले लीजिए पहले, इस ग्रुप का, इस ग्रुप का, इस ग्रुप का, फिर शब्दों से चाहिए तो वो ले लीजिए। सामान्य तो एक इसका ले लीजिए, है ना, और फिर अगर आपको चाहिए तो 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जो भी मिल रहा है आपको। इस तरह से 1-2 इसके ले लीजिए और इन शब्दों को बार बार लिखो, तोड़ो, याद कर लो और उससे आपको पता लग जाएगा कि यही अपनी विसर्ग संधि है, इसमें इनके आसपास ही में घूमते रहना, ठीक है। आइए आगे एक नियम की ओर तरफ और बढ़ते हैं। लिखिए छठा नियम क्या कहता है आपका, लिख लीजिए, यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ को छोड़कर अन्य स्वर हो, गौर करना, इस तरह का रूल नियम नंबर 1 लिखवाया मैंने। विसर्ग से पहले अ था और यहां पर क्या लिया था मैंने, घोष व्यंजन, वर्ण नहीं लिए थे और एक स्वर को शामिल किया था मैंने यहां पर अ वाले को, जिसका लोप किया था। और यहां पर क्या किया, ए को छोड़कर अन्य स्वर हो, जबकि उसने स्वर कोई सा ही नहीं लिया था, ए को लिया था, तो वहां से तो ए का लोप किया था, इसलिए वहां पर जो वहां पर ले लिया नियम नंबर 1 में, तो यहां पर ए को तो छोड़ दो और अन्य स्वर ले लो। नियम नंबर 1 का ही भाई है ये, वहां पर ए को ले लिया था और यहां पर ए को छोड़कर अन्य ले लो, तो वहां पर तो क्या बन रहा था ओ, और यहां पर क्या होगा, यहां पर विसर्ग का लोप होगा,
क्या होगा, लोप। अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, यहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो लिख लो अ विसर्ग को छोड़कर, अ विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर अन्य स्वर आता है, अन्य कोई से भी आ सकते हैं आपके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, लोप हो जाएगा। कल जैसे एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, मनैदन उच्छेद, जैसे मनैदन इच्छा, यशोदन इच्छा, अतदन एव। तो क्या बन रहा है यहां पर, सीधा ए के बाद में उ ई ए आ रहा है ना, इसका मतलब ये ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मन उ छेद, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, मन इच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, यश इच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा, देखो गौर करना, तथा प्लस एव क्या बन रहा था आपका, तथेव। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। लेकिन यहां पर ऐसा मत कर देना, विसर्ग तार, इसको मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूं यार, मेरा तय और मैं में इतनी गड़बड़ रहती है, तय मेरा तय हो जाता है, मैं मेरा ये दिख जाता है कभी कभार, है ना। आप सोच रहे हैं सर कभी कभार नहीं, हमेशा ऐसा ही दिखता है। चलिए कोई बात नहीं है, मैनेज कर लिया। तो आपको आदत हो गई होगी ना मेरे इस लैंग्वेज की, और अब तो आप क्या है, एक तरह से विशेषज्ञ का कार्य भी कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 45 है ना, उसमें हर व्यक्ति एक विशेषज्ञ हो सकता है, उसमें हस्तलेख की भी बात आती है। तो मेरे हस्तलेख से आप वाकिफ हो गए कि हाँ बी आर चौधरी सर ऐसा ही लिखते हैं। कहीं इस तरह के अक्षर दिख जाएंगे तो आप कह देंगे कि नहीं, ये होने की है, हमने उनको लिखते हुए देखा है और हम उनके शब्दों से परिचित हैं। तो आप मेरे लिए एक्सपर्ट का काम भी कर सकते हैं, क्यों। अतएव, और ये आपकी वृद्धि संधि हो रही है, ध्यान रखना, है ना। ये और देख सकते हैं आप, जैसे तप प्लस उत्तम, तप प्लस उत्तम, तप उत्तम, ऐसा कैसा बन जाएगा आपका, पयधन आदि, क्या हो जाएगा, पयादि मत कर देना यहां पर, पय आदि, ऐसा कैसा जुड़ेगा, दिल से मत कर देना। अब देखो पय से फिर मेरे को ध्यान में आ गया, तीन शब्द आपके पास में, पयेधन पान, पयेधन जय, पयेधन आदि। देखो पयेधन पान, इसका तो पय पान ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, इसका ओ हो जाएगा। चलो सीक्वेंस में दे दो ना यार, मैं आपको आसानी रहेगी थोड़ी सी आपके लिए। पहले इसको ले लो, पयेधन जय, क्या बन रहा है आपका, पयोज, नियम नंबर 1, है ना, ओ हो रहा है। फिर नियम नंबर 4 का एक्सेप्शन आ गया आपका, पयेधन पान, ये दंते समय नहीं बदलकर विसर्ग ऐसा कैसा पड़ा हुआ है आपका, है ना। और फिर उसके बाद में छठा नियम आ गया, पयेधन आदि, तो ये बन जाएगा आपका पय आदि। इस तरह से आप कंपेरेटिवली इन चीजों को याद रखिए, समझिए और रूल्स को रिकॉल करिए, ठीक है। जैसे एक और शब्द अगर मैं आपके लिए लिखूं, जैसे प्रातः धन काल, ऐसा कैसा मिलेगा। लेकिन अगर मैं करता हूं प्रातः धन एव, तो ये बन जाएगा आपका प्रात एव, है ना, प्रातः एव। यहां से विसर्ग कट जाएगा और ये चीज आ जाएगी आपकी, ठीक है।
जैसे सद्य आलस्य, है ना, सद्य प्लस आलस्य क्या हो जाएगा, सद्य आलस्य। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर विसर्ग का लोप हो रहा है। तब मैं कहूंगा कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर विसर्ग बना रहेगा। अब इसके साथ भी कुछ एक्सेप्शनल चीजें अपन जान सकते हैं, जैसे जैसे कि मैंने रूल 4 के साथ लिखवा दिया ना, जहां पर विसर्ग बना हुआ है, तो वो सारी सारी चीजें रहेगी। वहां पर एक आध शब्द और डाल लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं मनधन कल्पित, तो नियम नंबर 4 लगना चाहिए था, जिस तरह से मनधन कामना का, तो वहां पर भी मन है कामना था, यहां पर भी मन है कल्पित कामना। एक ही तो बात है ना, कल्पना करना, कल्पित कामना, कल्पना एक ही बात है। ठीक है, अंतः साक्ष्य, अंतःधन साक्ष्य क्या बना रहेगा आपका, यहां पर अंतर साक्ष्य मत कर देना, यहां पर अंतर साक्ष्य ये बना रहेगा ऐसा कैसा ना, ये ध्यान रखना आपको। अंतर साक्ष्य जैसे तपय प्लस पूत क्या हो जाएगा, तपय पूत, याद रख लेना इनको। ये भी मैंने कहा ना 2-3 लाइन छोड़ देना, इनको भी उसी ग्रुप में डाल लो या उनको यहां लाकर डाल लो। ठीक है, नहीं इसको याद, हाँ जी, अनुस्वर नहीं सर, जैसे आपने ये रूल लिखाया है ना कि आप अन्य स्वर बोल दो, विसर्ग का लोप हो जाएगा। हाँ आ का लोप, हाँ हाँ बता देंगे। जी जी, तो मतलब अन्य स्वर आ गया ना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि इसका भी अपवाद और उधर रूल नंबर 4 का अपवाद, इन दोनों के सेम ही अपवाद है, यहाँ पर इनको याद रख लेना। तो मैंने कहा ना ये 8-10 शब्द इनको याद रख लो आप, जैसे 3 ये ऐड करवा दिए मैंने और 8 या 9 पहले करवाए होंगे, इनको लर्न कर लो आप, है ना, ये याद ही रखने पड़ते हैं, इनको याद रख लीजिए भाई। नियम है तो अपवाद हमें हर जगह याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ प्रीति व्यास बोलिए। हाँ तो इनका क्या करना है, वो अतएव लिखा है ना सर, आपने अतएव लिखा है। हाँ अतएव, तो उसको अतः एव बिना शिरोरेखा कैसे अतएव इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ तो इसको एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अतएव, अलग अलग लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे लिख दो ना अतः और एक सिरो रेखा खींच दो तब गलत है ये। सिरो रेखा अगर रखनी है तो अतएव इस तरह से बना रहेगा ये आपका, है ना, क्योंकि इसको अतः और एव इस तरह से लिखोगे तब भी गलत है ये, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा फिर। तपपूत वाला लिख रखा है ना मैंने, ये रहा ना तपपूत, इसलिए तो उसको संधि की अपवाद में लिखवाया मैंने। इनको यहीं पे याद रख लेना, ये 8-10 शब्द है, इनको तो याद रख लीजिए आप। जैसे शब्द शुद्धि में मैं एक दुख शब्द देखूंगा, वहां पर संधि जैसी कोई बात नहीं है, दुख विसर्ग रहेगा यहाँ पर, तो ये रखना ही पड़ेगा आपको। जैसे अंतःस्थ, इसकी बात करता हूं मैं आपका, अंतस्थ उष्म व्यंजन थे ना अंतस्थ, तो ये रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या अंत के साथ में,
हाँ, अंतपुर नहीं लिखवाया क्या मैंने? लिख लो अंतपुर को भी, लिख रखा होगा ना इसमें, या तो पहले वाले ग्रुप में लिखा दिया होगा मैंने आपको अंतपुर को। अंतःकरण भी लिखवाया होगा, अंतपुर भी लिखवाया होगा। ये रहा ना, तो इसको डायरेक्ट याद रखो आप, अंतपुर। देखो सब पे डॉट लगा हुआ है और अलग अलग लिखे हुए हैं और एक साथ प्लस का निशान नहीं है। और वेरी बिगनिंग अगर आप याद रखेंगे तो मैंने शब्द शुद्धि की बात बताई थी, तो सिरो रेखा कैसे लिखने के लिए बात बताई थी, तो सिरो रेखा खींचनी है आपको हर शब्द के ऊपर, जैसे कैमल सिरो रेखा खींचेंगे। लेकिन सिरो रेखा कहाँ कहाँ नहीं खींचेगी, तो जैसे मैंने बताया था थ तो ऐसे छोड़कर खींचेगा, ध ऐसे छोड़कर खींचेगी, भ ऐसे छोड़कर खींचेगी। उसी में मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। चलो आई थिंक 2 मिनट आपसे बातचीत भी हो जाएगी। संधि मैंने बताया कि आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो मैंने कंप्लीट करवाया, शब्द शुद्धि बाकी और चीजों के हिसाब से भी हमने काम किया, और संधि मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई। समास आपका टॉपिक है नहीं, प्रत्यय आपका टॉपिक है नहीं, उसको हम जिक्र करेंगे नहीं। अगला टॉपिक अपन लेंगे उपसर्ग का। लेकिन उपसर्ग हम शुरू करें उससे पहले 2 मिनट हम आपसे बातचीत भी करना चाहेंगे, और कुछ पूछना भी चाहेंगे आपको। क्या याद है आपको? पूछ लो इनमें से या नेक्स्ट क्लास में पूछूं? अगला टॉपिक रहेगा अपना उपसर्ग। हाँ भाई बताइए। नहीं पूछना है? एक बार क्लास में आप हैं, जिस भी आईडी से हैं, एक बार अपनी आईडीज तो आप वीडियो तो दिखा दीजिए, ताकि कभी मिल जाए या देख जाए, आप ये कहें कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं, तो मैं पहचान तो सकूं आप लोगों को कम से कम। तो एक बार आप मुझे आपका हंसता मुस्कुराता और ये चेहरा तो दिखाई दीजिए, तो एक परिचय हो जाए तो अच्छा है। और साथ ही साथ कुछ अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि हिंदी आपने पहले भी पढ़ी होगी और अभी भी आपने पढ़ी है, तो कैसा आपका अनुभव रहा, कैसा आपको क्या सीखने को मिला, या ये पैटर्न अपना ठीक रहा, क्या ऐसे ही करना चाहिए हमें? हाँ, एडवोकेट मनराज पे कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है? क्या नाम है? मनराज नाम है आपका? जी। कैसा रहा आपको हिंदी पढ़कर, और क्या अनुभव कहता है आपका? क्या वाकई में आपके लिए ये फ्रूटफुल रही है क्लास? हाँ कि सर हमने काफी अच्छा सीखा है, या कुछ एक डिफरेंट या कुछ डिफरेंट चीजें आपको मिली है कि वाकई में यूनिक और डिफरेंट चीजें मिली है, और हिंदी और संधि जो मुश्किल हुआ करती थी वो अब हमें बड़ी आसान लगने लगी है। ऐसा नहीं है कि मेरे मुंह पर आप ये बात कह रहे हैं। मुझे वास्तविकता बताना, मैं और इम्प्रूव करके आऊंगा आपकी इस क्लास में ही, है ना? अच्छा, ये अच्छी बात है। साक्षी है क्या? साक्षी वाले आज मेरे को डिस्प्ले दिख रही है यहाँ पर। हाँ नीलिमा जी, क्या कहता है आपका? चलिए अच्छा है। आपका ये जो रेस्पॉन्स या फीडबैक होता है वो हमारे लिए पोषण का काम करता है, खाद्य का काम करता है, हमें उत्साह देता है, एनर्जी देता है, हम और आपके लिए वर्क कर पाते हैं, सोच पाते हैं। हाँ ओके ओके, हाँ कैलाश जी, कैसा आपने सीखा? चलिए आगे हैं एडवोकेट ज्योति।
अच्छा, वो डर दूर हो गया अब आपका। बिल्कुल, सभी के लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, कल की छुट्टी रहेगी अपनी, कल मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कल वहां जाना रहेगा। उसके बाद में जो भी कल के बाद में परसों की मंगलवार की रहेगी या आगे वाली क्लास रहेगी, इन 2 दिन में एक दिन में जो भी आपको छुट्टी वाला समय मिलेगा ना, आप प्लीज इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा उपसर्ग में, शब्द शुद्धि में, विलोम शब्द में। आगे वाले टॉपिक आपको बहुत आसान लगेंगे, ऐसे लगेंगे अरे वाह हम तो इनसे परिचित थे, हम तो इनसे, बस हमें इनको ढूंढना नहीं आ रहा था, आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा था, वो मैं आपको चुटकियों में सिखाता हुआ चलूंगा, है ना। तो इतने दिन की अपनी मेहनत रही है इसमें, इसको आप साकार करना, दोहराना है इसमें, एक दिन या 2 दिन की जो भी आपकी छुट्टी रहेगी, मैसेज आपको मिल जाएगा कब क्लास रहेगी नेक्स्ट। प्रीति व्यास जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं आपने तो आप लेकिन जब हमने क्लास ज्वाइन करी थी ना तो एक क्लियर किया था, मैंने हिंदी बहुत कर थी और काफी क्लियर थी। पर जहाँ पे मैं हमेशा अटकती थी ना, वो चीजें आपने जब से शुरू की ना क्लासेस, तो मेरे को कोई टॉपिक और कोई चीजें मिलती है कि ये चीज गलत क्यों हो रही थी एग्जाम। ओके, तो मैंने खुद से भी ट्राई किया है सर, मेरी करके भी निकल गई। पर आप मुझे बता रहे हो कि टॉपिक बता रहे हो इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काफी बेहतर लग रहा है। ओके 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 ओके, बड़ा अच्छा लगता है। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ चंचल जी, जी नमस्ते। ओके, कोई ना कोई ना कोई ना, क्लासेस जो भी रिकॉर्डेड मिलेगी आप सर को कॉल करिएगा, वो आपको अवेलेबल करवा देंगे, है ना। अर्पणा जी, बहुत अच्छा रहा हिंदी का टॉपिक। बाकी सर मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था हिंदी में, ओके, अब कोई भी कंफ्यूजन बस संधि का कंफ्यूजन दूर हो गया, यूं समझिए आपका हिंदी का कंफ्यूजन दूर हो गया। हिंदी में बहुत आगे कंफ्यूजन रहता था। मतलब लोगों लिखते समझ में नहीं आ रही थी, आपने शॉर्ट में लिखाई याद हो जाते हैं। बस चलते चलते ऐसे गुनगुना लो भले से, है ना, जिस तरह से हम चलते चलते गाने गुनगुनाते थे, वैसे संधि गुनगुनाओ आप भले से, है ना। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देन नेक्स्ट पूजा वर्मा जी। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपसे बहुत कम क्लास अटेंड कर पाई क्योंकि मेरी क्लास के टाइमिंग में इंग्लिश की क्लास भी होती है, ओके ओके ओके, कोई ना कोई ना कोई ना, लीजिए आप उनको बाकी क्लासेस को भी, नेक्स्ट टाइम जब कभी भी फाउंडेशन बैच या कोई और चलेगा तो एक अच्छा समय हम रखेंगे, तो डेफिनेटली। जी हाँ, संधि, जी हाँ, संधि कंप्लीट हो गया। पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो मेरी क्लास में, तो मोस्टली चीजें रिवाइज भी हुई है, संधि के अदर शब्द शुद्धि की भी हमने बात करी है, उपचर की भी मैक्सिमम बातें हमने कर ली हैं, समास की भी हमने बातचीत करी है, प्रत्यय की भी हमने बातचीत करी है। अब आगे जब ये टॉपिक रहेंगे तो आपको बहुत आसान रहेंगे, रिवीजन हो जाएंगे, कुछ नई चीजें ऐड ऑन होती रहेगी, है ना। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी सरोज जी, कैसा रहा आपका अनुभव या हिंदी का, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं आप अनम्यूट करिए अपने आप को। चलो कोई ना, नहीं हो पा रहा तो कैलाश जी से बातचीत हो गई अपने, ज्योति जी से बात हो गई, चंचल जी से बात हो गई। हाँ विनीता सिंह राजपूत, हाँ जी। ये आनंद जी, आनंद महर्षि है क्या।
हाँ मिस्टर अनवर, पूजा, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी सर आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है और जो भी जितना भी पढ़ाया है सर क्लियर हुआ है सर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको टाइम मिले सर हमारा कोर्स पूरा करा दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कंप्लीट करवाऊंगा। बस मुझे आपका समय चाहिए होगा, जैसे सैटरडे संडे मेरा आना हो तो अपन 2 घंटे की जगह 3 घंटे की क्लास भी कर सकते हैं ना? जी सर। हाँ, सब आप सहमति बनाइए तो 2-2 3-3 घंटे के लेकर, और डेफिनेटली आप मुझे समय दे देंगे आप मुझे, तो मैं चाह रहा हूँ आपको इसको अच्छे से और जिस गति से हम चल रहे हैं ना सीखते हुए, वैसे ही मैं आगे भी करूँ, ऐसा ही भागा दौड़ी नहीं मचाऊं, है ना? तो उसके लिए मुझे आपके समय की आवश्यकता रहेगी, और कोई छुट्टी वाला दिन अपन देखेंगे तो मैं आपको ये चीज करवाता रहूंगा। चलिए, होप सो आपने खूब सारा आनंद लिया है, एंजॉय किया इन क्लासेस को। अब आप क्लास लेना चाहते हैं ना तो इसमें व्हाइट बोर्ड पे तो आता है जो मीटिंग है उस पे भी समझा सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी चीज नहीं पॉसिबल हो पाए किसी पे या व्हाइट बोर्ड आप उस पे लिख के रूल्स और समझा सकते ठीक है, डेफिनेटली हम वैसा भी कर सकते हैं, है ना? डेफिनेटली करेंगे ऐसा भी अपन। चलिए, जी जी जी, बताइए बताइए, हैं। क्या विराम चिन्ह क्या क्या वापस बताइए, क्या कर रहे हैं? सर आप विराम चिन्ह की क्लास लगाएंगे क्या? यूं तो सिलेबस में तो नहीं है, पर वाक्य शुद्धि अगर अपन करेंगे ना, हाँ, वाक्य शुद्धि अपन करेंगे तो डेफिनेटली उसकी क्लास लगानी पड़ेगी, तो एक बार समय निकाल कर और लगा लेंगे उसकी भी, है ना? जी सर जी ठीक, सर थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, उपसर्ग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। जरूरत पड़ेगी तो करते रहेंगे, है ना? नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं ना, उपसर्ग। मेरे सॉरी बट अच्छा है ओके ओके ओके, मोस्ट वेलकम। किन्होंने डाला है? ओके ओके ओके, स्वागत है विनीत भाई का भी, बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के आप लोगों ने एंजॉय किया, हमारा हेतु और उद्देश्य ये है। और जो इतने सालों का हमारा अनुभव है, देखिए कोई भी चीज होती है ना, या कोई भी प्रेरणा होती है ना, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं आज भी आप लोगों से सीखता रहता हूँ, और आप भी सीखिए, जो चीजें अच्छी हैं उनको आप अपने जीवन में आगे बढ़ाइए। मैं कभी कोई हिंदी का स्टूडेंट थोड़ा ही रहा हूँ, इंजीनियरिंग की, उसके बाद में लॉ की सोची, और उसी दौरान पता नहीं कहां से कैसे प्रेरणा मिली और हिंदी की तरफ रुचि बढ़ने लगी। तो लगभग 14-15 से यूं पढ़ना पढ़ाना डिस्कस करना ग्रुप में बैठना ये अच्छा लगने लगा। 15-16 से तो मैं फिर फुल प्लेस पढ़ाना ही शुरू कर दिया। और कंपटीशन के दौर में मैं रहा तो मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई इंग्लिश मीडियम से आकर, या इंजीनियरिंग के बाद में यार हिंदी को सीखना पढ़ना इतनी सारी चीजें याद करना तो कैसे की जाए। फिर मैं एज ए स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फील करी, यार वो तो हर व्यक्ति फील करता होगा, तो ये चीजें निकल कर आती है। फिर तो आप इन चीजों को एंजॉय करिए, है ना? और आप लोगों को और भी कोई चीजें आसान लगे तो बिल्कुल आप उनको बनाइए, और मुझ तक शेयर करने की आवश्यकता हो तो जैसे कि भी मैं लास्ट क्लास में एक बता रहा था, जैसे व्यंजन संधि के समय बता रहा था, अगर द के बाद में तक्षक शपथ आता है तो क्या बनता है? त। किसी ने उसी समय मैसेज किया था मुझे ऐसे, काका पापा साथ, है ना? काका तथा पापा साथ। मुझे अच्छा ये लगा कि उसने इस नियम को याद रख रखा है, काका और पापा साथ हैं। अब देखो क भी कवर हो रहा है, त भी कवर हो रहा है, ख भी कवर हो रहा है, प भी कवर हो रहा है, फिर यहाँ पर त और थ कवर हो रहा है। अब क के साथ में आप क्ष भी कवर हो जाएगा आपका, और ख और उसका वो ग्रुप साथ में चलता ही है। इस तरह से अगर कोई चीज आपको भी सूझती है तो आप भी हेल्प कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं किसी और का बेनिफिट कर सकूं, किसी और को फायदा दे सकूं। क्योंकि एज हम स्टूडेंट रहते हैं ना तो कई सारी चीजें हम अच्छे से कर पाते हैं, खोज पाते हैं, सोच पाते हैं। अब हम एज ए टीचर हैं तो हम संतुष्ट हो गए, हाँ यार इतना ठीक है दायरा,
अब बस वर्ड पावर याद करनी रहती है, कोई नए शब्द आ जाते हैं वो ध्यान में रखने होते हैं, तो हम इतना समय नहीं दे पाते इन चीजों में, और जगह भी भागा दौड़ी रहती है या क्लासेस लेनी होती है। आपको भी सोचें तो आप हमारा और इस तरह का नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, हम आपका स्वागत करेंगे इस चीज के लिए, और हमें भी आपके साथ और सहयोग की आवश्यकता रहेगी, तो आप भी हमें असिस्ट करते रहिएगा। चलिए हम उपसर्ग की तरफ बढ़ते हैं, अभी है हमारे पास में समय, तो थोड़ा उपसर्ग की शुरुआत अपन करते हैं। उपसर्ग क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। क्या है उपसर्ग, आप ये बताइए मुझे, तो भाई क्या है उपसर्ग? उपसर्ग सामान्यतः अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, आपका पास कोई भी एक शब्द है, इस शब्द के पहले जो शब्द लगते हैं, इस शब्द के पहले उनको क्या कहा जाता है? उपसर्ग, और शब्द के बाद में जो लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के पहले उपसर्ग, शब्द के बाद में प्रत्यय। उपसर्ग हम पढ़ते क्यों हैं? एक ही शब्द से, ध्यान रखना, कभी कभार जो शब्द होता है ना आपका, वो शब्द पड़ा रहता है और एक ही अर्थ दे रहा होता है, लेकिन उपसर्ग लगने से और उसी शब्द में कोई उसका गुप्त अर्थ है, गुप्तार्थ है, या कोई सुप्त अर्थ, सोया हुआ अर्थ है ना, वो भी जागृत हो जाता है, कोई गुप्त अर्थ है वो भी उसका प्रकट हो जाता है, वो भी प्रकट हो जाता है। उपसर्ग की वो खूबी है, यानी कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और शब्द में परिवर्तन ला देता है। परिवर्तन किस प्रकार से लाता है, बदलाव किस प्रकार से लाता है उपसर्ग लगकर? तो उसमें पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, उसमें नेगेटिव चेंजेस ला सकता है, या उसमें अर्थ में तो कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, लेकिन अर्थ में थोड़ी सी विशेषता या एक नया मॉडिफाइड शब्द लेकर आ सकता है। जैसे उदाहरण समझिए आप इसके, एक आता है आपके पास में ज्ञान शब्द, अगर इस ज्ञान में मैं वी उपसर्ग लगाता हूं तो आपके पास क्या बनता है? अगर इस ज्ञान में मैं वी उपसर्ग लगाता हूं तो क्या बनता है आपका? यहां समझना, अगर मैं वी उपसर्ग लगा रहा हूं तो क्या बन रहा है आपका? विज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान, एक पॉजिटिव परिवर्तन लेकर आया है, इसके नकारात्मक में नहीं गया। शब्द सकारात्मक ही है लेकिन और स्पेशल हो गया, और विशेष हो गया। ज्ञान का मतलब तो आपके ज्ञान में क्या है, मेरे ज्ञान में क्या है, किसी का ज्ञान कैसा है, किसी की नॉलेज कैसी है, लेकिन विशेष ज्ञान का मतलब साइंस की बात कर रहा है, जो चीजें जैसी है वैसी की वैसी उनको देखने का प्रयास किया जा रहा, विज्ञान। अगर मैं इसके साथ में अ उपसर्ग लगाता हूं तो बनता है आपका अज्ञान। ये देखो बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, नकारात्मक अर्थ दे दिया, तो नकारात्मक अर्थ भी लेकर आ सकता है। अगर मैं इसके आगे सम उपसर्ग लगाता हूं तो क्या बनेगा आपका? संज्ञान। तो ज्ञान में भी आपके नॉलेज में लाना होता है और संज्ञान भी तो नॉलेज में लाना ही होता है, लेकिन ये एक आपका लीगल वर्ड हो जाता है, कॉग्निजेंस। बाकी है तो इसका मतलब ही वही ना, ज्ञान में लाना, वही चीज है, ठीक है। तो इस तरह से आपके और उपसर्ग काम करते हैं। और देखते हैं, देखें कुछ और चीजें समझने का प्रयास करते हैं। इसमें प्रश्न किस तरह से बनता है वो बाद में बात करूंगा मैं, लेकिन उपसर्ग की महिमा देखो आप, उपसर्ग कितना गजब की चीज है। उपसर्ग किस तरह से आपके शब्दों को बनाता है। शब्द रचना की इकाई में हम उपसर्गों को देखते हैं, यौगिक शब्द उपसर्गों से भी बनते हैं। जैसे मैं अगर चार इस शब्द की बात करता हूं तो इसमें आप क्या क्या उपसर्ग लगा सकते हैं? आ उपसर्ग लगा सकते हैं, प्र उपसर्ग लगा सकते हैं, वी उपसर्ग लगा सकते हैं, सम उपसर्ग लगा सकते हैं, और कोई आपको ध्यान में आ रहा है तो बताइए। है ना, तो आ उपसर्ग से क्या बन जाएगा आपका? आचार। प्र उपसर्ग से क्या बन जाएगा आपका? प्रचार। वी से क्या बन जाएगा आपका? विचार। सम से क्या बन जाएगा आपका? संचार। देखो व्यंजन संधि में सीखा संचार लिखना भी हमने। और देखो अगर मैं इसके साथ में दुर उपसर्ग लगाता हूं और साथ में वी उपसर्ग भी लगा देता हूं तो क्या बनेगा आपका? दुर्विचार। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो और देखो आप,
दो दो उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं, तीन तीन भी जुड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं अति उपसर्ग लगाता हूं और आ उपसर्ग लगा देता हूं तो शब्द बनेगा आपका अत्याचार। इसका मतलब देखो आचार और अति, अब देखो अति उपसर्ग निकल रहा है, यहां पर दुर उपसर्ग निकल रहा है। ये यण संधि की वजह से आप निकाल पाओगे अति उपसर्ग को, यहां पर यण संधि की वजह से आप अति उपसर्ग निकाल पाओगे। समझ में है आपको? अति आचार, तो यहां पर आपका अत्याचार, देखो इसी चार से शब्द बन रहा है आपका। आचार व्यवहार की बात कर देता है आपका, प्रचार किसी चीज को बांटना, प्रचार करना, उसके बारे में बखान करना, कहना, विचार आपके थॉट्स की बात कर रहा है, संचार कम्युनिकेट करने की बात कर रहा है, दुर्विचार यानी कि बुरे विचारों की बात कर रहा है, अत्याचार यानी कि किसी के ऊपर और जुल्म ढहाने की बात कर रहा है। ठीक है, ये उपसर्ग की महिमा है। एक शब्द से यार आप किस तरह से शब्द बना रहे हैं, जैसे और देखते हैं। जैसे मैंने लिया देश शब्द, क्या लिया मैंने? देश। देखो देश के साथ में अगर मैं उपसर्ग जोड़कर देखें तो क्या क्या जुड़ सकते हैं? चल रहा है, देखो देश में देखिए, अगर मैं आ उपसर्ग जोड़ दूं, उप उपसर्ग जोड़ दूं, प्र उपसर्ग जोड़ूं, वि उपसर्ग जोड़ूं, अनु उपसर्ग जोड़ूं, नि उपसर्ग जोड़ूं, ठीक है, तो देखो एक निर भी जुड़ सकता है आपका। तो देखो आज से क्या हो जाएगा आपका, देखो देश शब्द देखना, देश दिश शब्द से बन रहा है। देश, दिश का मतलब होता है एक तरीके से आपका एक निश्चित भूभाग। तो देश की बात करता हूं तो देखो देश का मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया से सराउंडेड है, एक बाउंड्री से सराउंडेड है, जिसको अपन अपनी सीमाएं बोलते हैं, है ना, देश की सीमाएं। तो इसका मतलब निश्चित भूभाग को जो देश बोलूंगा। भारत का मतलब एक निश्चित सीमा के अंदर जो देश है वो भारत। अब वो समुद्र से लेकर और इधर हिमालय से लेकर समुद्र तक, वो संस्कृत में श्लोक है, उसको पूरा का पूरा हमने भारत देश का है। अब पर्टिकुलर एरिया वाइज तो एक निश्चित भूभाग की बात कर रहा है देश के हिसाब से। लेकिन देखो उपसर्ग लगकर और क्या क्या अर्थ बनाते हैं, किस तरह से अपने गुप्त अर्थ को, सुप्त अर्थ को निकालते हैं, ये किस तरह से नए शब्द बनाते हैं। देखिए आदेश, अब वही देश आ उपसर्ग लेने के बाद में आदेश डायरेक्शन देने की बात कर रहा है, ऑर्डर देने की बात कर रहा है। उपदेश ज्ञान देने की बात कर रहा है। प्रदेश एक देश विशेष की बात कर रहा है, एक राज्य की बात कर रहा है। विदेश देश का अपोजिट, उसकी बात कर रहा है, दूसरे देश की बात कर रहा है। अनुदेश, अनुदेश का मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा है एक तरीके से, या एक आदेश को फॉलो करने की बात कर रहा है। निदेश होता ना, निदेश और निदेशक, ओके। और इसी से एक शब्द बनता है आपका निर्देश भी। यहां पर निर्देश का मतलब डायरेक्शन देने की बात कर रहा है आपका, ठीक है। ये आपके उपसर्ग की महिमा है। आओ देखो एक आध और देखते हैं। लिखवाऊंगा मैं तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, लेकिन फिलहाल आप देखिए इन चीजों को। जैसे मैं योग की बात करता हूं, इसमें क्या क्या उपसर्ग जोड़े और नए शब्द बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं अ उपसर्ग जोड़ दूं तो क्या बनेगा, आ उपसर्ग जोड़ूं तो क्या बनेगा, प्र उपसर्ग जोड़ूं तो क्या बनेगा, सम उपसर्ग जोड़ूं तो क्या बनेगा, वि उपसर्ग जोड़ूं तो क्या बनेगा, दुर उपसर्ग जोड़ूं तो क्या बनेगा, ठीक है। देखो अयोग जिसका मेल नहीं हो, आयोग कमीशन की बात कर रहा है आपका, सीपीसी वगैरह में भी आपका कमीशन इश्यू होता है ना, सेक्शन 75 भी यही बात करता है, आगे ऑर्डर 26 भी बात करता है, सीआरपीसी में भी कमीशन। आयोग, प्रयोग, प्रयोग का मतलब किसी चीज को और काम में लेना, ठीक है, यूज करना।
संयोग यानी कि संयोग, व्यंजन संधि का नियम नंबर 5 भी पढ़ा है अपन ने, सम प्लस योग, संयोग यानी कि समान रूप से या सम्यक रूप से जोड़ना चीजों को। यहां पर योग नहीं हो रहा है और यहां पर योग किया जा रहा है, वियोग। यहां पर जो योग हो गया था उसको अलग अलग किया जा रहा है, वियोग बिछड़ना, दुर्योग बुरे तरीके से जोड़ना, यानी कि जिनका योग तो है लेकिन कैसा योग है, बुरा योग है, अच्छा योग नहीं है, बेमेल जिसको अपन बोलते हैं ना, दुर्योग। ठीक है, ऐसे ही आपको और कोई उपसर्ग ऐसा ध्यान में आए जो इसके साथ लग रहा है तो आप योग को देखिए और उसको समझिए और लर्न कर लीजिए, आपको वर्ड पावर अपने आप बढ़ती चली जाएगी, खींचती चली जाएगी आपकी। जैसे और देखते हैं लास्ट के लिए आज, है ना। जैसे अगर मैं हार उपसर्ग लेता हार शब्द लेता हूं, इसमें जोड़ो, देखो अगर मैं बात करूं आ उपसर्ग जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, वी उपसर्ग जोड़ूं तो क्या बनेगा, प्रति उपसर्ग जोड़ूं तो क्या बनेगा, प्र जोड़ूं तो क्या बनेगा, सम जोड़ूं तो क्या बनेगा, है ना। और कोई ध्यान में आएगा तो बता देंगे। जैसे आ से अगर मैं बात करूं तो क्या बन जाएगा आपका, आहार। आहार का मतलब भोजन, विहार का मतलब भ्रमण करना, घूमना। अब जैसे इस हार का देखें, इस हार का मतलब हार की बात कर रहा है, कोई चीज लॉस कर देना, हार जाना, डिफीट खाना। या आपका गले का हार भी होता है जो आपको प्रिय लगती है चीजें, माला फूलों का हार भी होता है, उस सेंस में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आहार आ उपसर्ग लगने से इसका गुप्त अर्थ निकल कर आ रहा है, इसका सुप्त अर्थ निकल कर आ रहा है। और एक आहार भोजन की बात कर रहा है, वी उपसर्ग लगने से विहार ये भी बनता है। जा प्रतिहार, द्वारपाल, प्रतिहार का मतलब द्वारपाल, गेटकीपर। अगर परि उपसर्ग जोड़ता हूं तो बनेगा आपका परिहार। परिहार रेमिशन, रिमिट करना, त्यागना। आप सीआरएस में पढ़ते होंगे दंड का परिहार की, त्याग की। कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ देंगे आर्टिकल 72, 161 आपके प्रेसिडेंट की और गवर्नर की पावर। ठीक है, जैसे सम प्लस हार क्या हो जाएगा आपका, संहार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम प्लस हार संहार, इसका मतलब नाश करना, किसी चीज को मारना, है ना। प्र प्लस हार, प्रहार का मतलब किसी को चोट करना, आघात पहुंचाना। ठीक है, तो इस तरह से आपके उपसर्ग काम करते हैं। यह है उपसर्ग की महिमा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा जनरल आइडिया लेना, उपसर्ग के बारे में पढ़ना। हम तत्सम उपसर्ग पढ़ेंगे, तद्भव उपसर्ग पढ़ेंगे। तत्सम उपसर्गों में मैंने आपको बताया था अति, यदि, अनु, अप, अपि, अव, आ, उत, उद, दुर, दुस, नि, निर, निस, प्र, परि, परा, परि, दि, शम, सु, है ना। ये लगभग 22 एक उपसर्ग हमने, और उस समय आपका मैंने स्वर संधि शुरू की थी, उस समय मैंने बताया था इनमें सामान्यतः छोटी मात्रा होती है। और उस संधि में तो देखो, दीर्घ संधि में, गुण संधि में, वृद्धि संधि में, यण संधि में, तो आपकी इन तत्सम उपसर्गों में और वो संधि सारी की सारी रिपीट होगी, इसलिए पढ़कर आना। तो जिनकी थोड़ी बहुत कमी रही है वो वहां पर दूर हो जाएगी, मैं फिर रिपीट करवाऊंगा उस चीज को। ठीक है, और उपसर्ग से संबंधित प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, पूछ सकता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, पूछ सकता है मूल शब्द क्या है, पूछ सकता है इसमें कितने उपसर्ग है, पूछ सकता है उपसर्ग युक्त और प्रतियुक्त शब्द कौन सा है, यह भी पूछा जा सकता है। दो से ज्यादा उपसर्ग कौन से में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे इसी में अगर मैं अव उपसर्ग लगाता हूं तो क्या बन जाएगा आपका, अवहार। और अगर इसी में मैं वी और अव दोनों उपसर्ग लगाता हूं तो बन जाएगा आपका व्यवहार। और अगर इसी में मैं फिर से लगा देता हूं आपका दुर, वी और अव, 3 उपसर्ग लगा रहा हूं इसमें हार में, तो बनेगा आपका दुर्व्यवहार। बनेंगे कि नहीं बनेंगे आपके। ये है आपके उपसर्गों की महिमा। ठीक है ना, ठीक है। बाकी चीजें कल की तो एक बार ऑफ रहेगा अपना, कल मंडे का। तो नेक्स्ट क्लास मंगलवार को होगी कि नहीं होगी मैं आपको मैसेज डलवा दूंगा, या आगे कभी भी रहेगी। आप थोड़ा सा तैयार रहना, 2 घंटे 3 घंटे की क्लास भी हो सकती है, वो टाइम हम डिसाइड कर लेंगे, कभी भी शाम का या दिन का या जैसा भी है, तो आप तैयार रहना।
ऑनलाइन लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्लासेज भी आप ले रहे हैं तो मैनेज करिएगा। और किसी की फिर भी डाउट है, अनावश्यक नहीं, अगर वाकई में लॉफुली या लीगली आप कहीं भी क्लास ले रहे हैं और एंगेज्ड हैं आप, व्यक्तिगत कामों से नहीं, जहां पर अपरिहार्य कारणों से, जहां पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, तो वो मैसेज डाल दीजिएगा आप सर को या मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इनको कन्विंस कर सकूं और अपने एक ऐसा समय ले सकें ताकि मैं आपको अपना कोर्स कंप्लीट करवा सकूं। और सारी की सारी जिस उद्देश्य से हम जुड़े हैं और जो वादा मैंने आपको और सर को किया है कि मैं जयपुर में जो भी पढ़ा रहे हैं मैं बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा, और आपके बच्चे और आपके जो इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वाकई में खुश होंगे, वो प्रार्थनाएं करेंगे, मंगल कामनाएं करेंगे इस इंस्टीट्यूट के लिए भी, हाँ यहाँ की फैकल्टी वाकई में मेहनती है, मेहनत करती है, हमें सिखाती है। तो उस ध्येय वाक्य पर मैं खरा उतर सकूं, इसके लिए थोड़ा सा आप समय निकाल कर रखना और थोड़ी ईमानदारी बरतना। कभी कभार व्यक्ति क्या होता है, खुद के आलस्य के लिए या खुद के एंजॉयमेंट के लिए, नहीं हमें समय नहीं है जी, है ना, तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो अपरिहार्य कारण है, उसको मैनेज किया जा सकता है। बाकी अपन सबके लिए उपयुक्त समय रहेगा, वो समय देखकर और आगे और इसको कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को पढ़ते तो रहिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी ही बताता हूं 2-4 दिन में कब रहने वाली है, ठीक है। ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, बाकी अपन बाद में देखें।